आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने 2 रोटी ज़्यादा खा ली। या फिर कोई यूं कहता है कि मैं बहुत उदास थी, तनाव में थी, इसलिए कुछ खाया ही नहीं। आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ है कभी कि जब आप खाते हैं फिर थोड़ी देर में फिर खाने का मन करता है? भूख नहीं भी होती तो तब तक आप खाते रहते हैं जब तक कि पेट पूरी तरीके से भर ना जाए। आज की लाइफस्टाइल में ये बहुत ही आम बात हो गई है। जब कोई तनाव में होता है तो बाहर जाकर कुछ जंक फूड खा लेता है। इससे हालांकि कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है, लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए लगता है कि उसका तनाव कम हो गया है और मूड भी ठीक हो गया है। डॉक्टर बताते हैं कि ज़्यादा खाने में बुराई नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा और अनकंट्रोल तरीके से खाना नुकसानदेह होता है। उनकी भाषा में इसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं, जो एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर भी माना जाता है। ऐसे में ये कोई आम आदत नहीं कहलाती है जिसे आप घर में रहकर ही सुधार सकते हैं, बल्कि व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह की भी ज़रूरत पड़ती है। आज के समय में कई युवा इससे जूझ रहे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है कि ये एक तरह की बीमारी है। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, मेरी यानी खुशबू के साथ। एक केस स्टडी को सुनिए। आयशा 24 साल की हैं। कई समय से मॉडलिंग की दुनिया में पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए उन्हें हर कुछ दिनों में ऑडिशंस देने पड़ते हैं। वो काफ़ी प्रेशर महसूस करती हैं। वज़न बढ़ने का डर इतना ज़्यादा हावी रहता है कि वो पूरा दिन भूखी रहती हैं और इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ रहा है। पिछले कुछ साल से उन्होंने अपने अंदर एक बदलाव देखा। कभी कभी उन्हें बहुत सारा खाने की क्रेविंग होती है। इसमें वो खुद को रोक नहीं पाती। जंक फूड, ऑयली खाना, चाट पकोड़े जो मिल जाए वो भर कर खा लेती हैं। पर कुछ समय बाद ही उन्हें गजब का गिल्ट महसूस होता है। इसके बाद वो खुद को पनिश करती हैं। भरपाई करने के लिए वो 2 से 3 दिन सिर्फ एक टमाटर या सलाद पर गुजारा करती हैं। पर वो सब समझकर भी खुद को रोक नहीं पाती। उन्होंने खुद को एक एक्सपर्ट को दिखाया। इस दौरान पता चला कि उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर है। ये क्यों होता है, किन वजहों से ट्रिगर होता है, अगर सही वक्त पर इसका पता नहीं चला तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर जुड़ गई हैं डॉक्टर अदिति शर्मा, जो मणिपाल हॉस्पिटल में डाइटिशियन हैं। स्वागत है डॉक्टर अदिति शर्मा आपका आज तक रेडियो पर। हाय, थैंक यू सो मच खुशबू। डॉक्टर अदिति, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है, जैसे आमतौर पर क्या होता है कि हम एक दिन में 3 वक्त खाना खाते हैं। जो जीवन जीने का ये जो नया तरीका है वो खाना खाने के इस पैटर्न पर काम करता है। हमें कहा जाता है कि सुबह का जो नाश्ता है वो दिन का सबसे अहम खाना होता है, उसके बाद आपका लंच है, उसके बाद आपका डिनर है। लेकिन आपसे एज अ डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें एक्चुअली में, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स भी इस बात पर जोर देते हैं कि हमें कितनी बार खाना खाना चाहिए और कब खाना नहीं खाना चाहिए। तो बेसिकली दिन में आखिर आपको कितनी बार खाना खाना चाहिए? एज अ डॉक्टर आप क्या सुझाव देना चाहेंगी लोगों को? खुशबू जी, इसके बारे में मैं अपने ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमको अपना जो ब्रेकफास्ट, जो सुबह की शुरुआत करते हैं, जब हमारी बॉडी बहुत एनर्जाइज होती है और हम अपने दिन की शुरुआत खूब एनर्जी के साथ खूब काम करते हैं दिन भर, तो हमें उसके लिए सबसे पहले अपना अच्छा हेवी ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग करना चाहिए। और उसके बाद जब हम लंच की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी, हमारी स्टेमिना कम होती जाती है, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, हमारा वर्कआउट कम हो जाता है। तो उससे कम खाना हमें लंच में और हमें डिनर में उतना जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड। इसके बीच में जैसे छोटे छोटे गैप्स होते हैं, जैसे हमने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बात की, उसके बीच में भी हमारी बॉडी क्योंकि पूरे टाइम काम कर रही होती है, तो उसके बीच में जो छोटे छोटे गैप्स है उसमें हमें कुछ ना कुछ लेते रहना हमेशा चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि उनको उन्होंने रात का खाना छोड़ दिया है,
वो रात को रोटी ही नहीं खाते हैं, खाना ही नहीं खाते हैं, और उन्होंने 6 महीनों से छोड़ रखा है, 3 महीनों से छोड़ रखा है। बट दिस इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस फॉर एनीवन। आप खाइए, थोड़ा खाइए, क्योंकि रात को खाने के बाद आजकल क्या होता है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो आईटी सेक्टर में हैं, उनका बहुत ही डिस्टर्ब स्केड्यूल रहता है, या फिर आजकल एक हमारी टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है हम सबके लिए, हमारा फेवरेबल, कि हम लोग रात में बेड पर जाने के बाद भी अगर 10 बजे चले जाते हैं तो उसके बाद भी हम लगभग 12-1 बजे तक फोन में बिजी रहते हैं। तो बेड पर जाने का मतलब है कि अगर हमको टाइम पर जाना चाहते हैं, टाइम से खाना चाहते हैं, तो हम बेड पर जाने से 2 घंटा पहले अपना डिनर फिनिश करें और उसके बाद भी अपनी बॉडी को हम एक्टिवेट करें। और कुछ नहीं, अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो मिनिमम 20 से 30 मिनट वॉक अगर आप हफ्ते में 5 बार भी करते हैं तो वो आपकी बॉडी को के लिए बहुत अच्छा है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, और आपका डाइजेशन अच्छे से हो उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता रहे और एक्स्ट्रा कैलोरीज से हम बच सकें। जी डॉक्टर स्वाति, बिल्कुल सही। जैसे डॉक्टर्स हमेशा से ये सुझाव देते हैं कि बीच में आपको गैप्स ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक समस्या जिस पर आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अदिति, वो है ईटिंग डिसऑर्डर। कभी कभार कुछ लोग ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं या फिर एकदम से खाना बंद कर चुके होते हैं और ज़्यादा खाना खाने के बाद वो फिर पछता भी रहे होते हैं। तो ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है, बेसिकली लोगों को, मैंने जब मैंने इसके बारे में पढ़ा लिखा तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो इस डिसऑर्डर से जूझ भी रहे हैं। तो एक लेमैन की भाषा में डॉक्टर अदिति, आप कैसे ईटिंग डिसऑर्डर को हमारे लिसनर्स को समझाना चाहेंगी कि ये किस तरह का डिसऑर्डर है बेसिकली, और कैसे ये काम करता है कि जिसकी वजह से लोग ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं, एकदम से खाना छोड़ चुके होते हैं? देखिए खुशबू जी, जो ईटिंग डिसऑर्डर है, ये बहुत कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस चीज को कैसे समझना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों में पाया गया है कि जिनको थोड़ा सा, इट इज मोर और लेस अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कई बार आपने भी देखा होगा, हमारे लिसनर्स भी जानते होंगे कि कई बार हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हमें पता भी नहीं होता है कि हमने कितना खाना खा लिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत डिप्रेस होते हैं और हम खाना खाना छोड़ देते हैं, और सबसे ज्यादा गुस्सा हमारा खाने पे निकलता है। ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, मम्मी ने डांट दिया तो बच्चे नहीं खाएंगे, किसी से झगड़ा हुआ है तो नहीं खाएंगे, या हमको जीरो फिगर मेंटेन करना है तो इसलिए नहीं खाएंगे, या फिर हमको बहुत ही किसी को एडमायर कर लिया है, किसी मॉडलिंग करना है, या इस तरह का कुछ भी प्रोफेशन सोचा है, दिमाग में बिठाया है, तो ऐसी चीजों में हमें पता नहीं होता, हम कई बार खुशी में बहुत ज्यादा खाते हैं और कभी परेशानी में बहुत कम खाते हैं। दूसरी तरफ ये ऑपोजिट भी होता है कि हम बहुत दुखी होते हैं तो भी हम बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं। कई बार हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हम खाना खा चुके होते हैं लेकिन हमको याद ही नहीं होता कि हमने खाना खा लिया है, और हम लगातार खाना खा रहे होते हैं, या फिर मूवी देख रहे हैं, बहुत कोई फैंसी मूवी देख रहे हैं या बहुत अच्छी वाली मूवी देख रहे हैं, तो भी हम बहुत ज्यादा खाना खा रहे होते हैं। तो ये बहुत खुश होने पर, मूड स्विंग्स होने पर भी इस तरह की चीजें पाई जाती है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है, और बहुत ज्यादा डिप्रेस होने पर भी व्यक्ति कम या ज्यादा खा सकता है। ये दोनों कम या ज्यादा खाना दोनों कंडीशन में पॉसिबल है, बहुत खुशी में भी और बहुत परेशानी में भी। सो अगर इस तरह की परेशानी हमारे या हमारे बच्चों के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है, या बच्चा या कोई बड़ा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, तो हमें वॉच करना है कि क्या मुझे पता है, या मेरे बच्चे को या मेरे कलीग को पता है, या मेरे फैमिली मेंबर को ये पता है कि मैं जितना खा रहा हूँ मेरी बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर एक्सेसिव खा रहे हैं तो भी ईटिंग डिसऑर्डर है, अगर ये कम खा रहे हैं तो भी बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है, ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है। और इन दोनों चीजों को हम बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं यदि हम समय से इन चीजों का पता लगा लें। बिल्कुल डॉक्टर, और अक्सर ये होता है कि हम सही समय पर जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हमारे लिसनर्स को एक हेल्प देने के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो वार्निंग साइंस
क्या होते हैं, वो रेड फ्लैग्स क्या होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स के, जो हम नोटिस कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में? अगर हम अंडरवेट कैटेगरी में हैं, जो हमारे इंडियंस के लिए जो हमारी बीएमआई की गाइडलाइंस हैं, अगर उसमें हम फॉल करते हैं तो हाँ, हम सेफर जोन में हैं, जो कि 18.5 से 22.9 की तरफ है। उसके बाद जो एशियंस, जो इंडियंस के लिए गाइडलाइंस है, अगर 22.9 से एक्सीड होता है 23 बीएमआई, जो कि हाइट के हिसाब से, हाइट और वेट के प्रोपोर्शनेटली जो हम निकालते हैं, तो अगर हमारा 23 से अबव जाता है अप टू 24.9, तो हमारा वेट ओवर वेट की कैटेगरी में है। तो वार्निंग साइन ये है कि अगर आप 18.5 से नीचे बीएमआई में जाते हैं एक एडल्ट, या फिर अगर हम 22.9 से ऊपर की तरफ जाने लगे हैं, तो वो एक साइन है, अलार्मिंग है कि अब इससे ज्यादा हमारा वेट बढ़ना नहीं चाहिए। और अगर हमारा 18.5 से कम है बीएमआई, तो हमें अपना बीएमआई को रेगुलेट करके, मेंटेन करके अपने वेट को हमें आइडियल बॉडी वेट की कैटेगरी में लाना है। ये बात रही एडल्ट की। बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे की एक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से नरिशिंग डाइट दे रहे हैं बच्चे को, तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे ज्यादातर गर्ल्स में होता है, जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं, कि वो जीरो फिगर मेंटेन करना चाहती हैं, हल्का सा भी उनका 1 इंच भी इधर उधर हो जाता है तो वो बहुत परेशानी मानती हैं। बॉयज थोड़ा जिम की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, टीनेजर बॉयज। तो अगर इस तरह की कोई भी परेशानी होती है, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, केयर करना है, और उनको डराना नहीं है। बच्चों को समझाना है कि ये एक प्रॉब्लम है जिससे हमें फाइट करना है और जिसे हम ठीक कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि हम थोड़ा सा बैलेंसिंग करना आना चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चों की बात हो, चाहे ईटिंग पैटर्न की बात हो, और या फिर आपके नरिशमेंट की बात हो। तो बैलेंसिंग ऑलवेज वर्क अलॉट। डॉक्टर आदिति, ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है, क्या इसके कुछ स्टेजेस भी होते हैं, कोई टाइप्स भी होते हैं जिसमें मतलब हर एक टाइप के हिसाब से वो समस्या और गंभीर होती चली जाती है? बिल्कुल, क्योंकि ये एक एक्चुअली इट इज अ सीरियस डिसऑर्डर, मतलब ये एक्चुअली ईटिंग डिसऑर्डर एक बहुत गंभीर समस्या है, जिसमें कि जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा है। कई बार क्या होता है कि दो स्टेजेस होती है, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में बोला कि या तो बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत ज्यादा कम खाते हैं। वो बहुत खुश होने पर भी हो सकता है और बहुत नॉर्मल, या फिर एक हैबिट ही बन जाती है लोगों में। तो जो कम खाने वाले डिसऑर्डर हैं, तो जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात किया, बुलिमिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है कि चाहे वो गर्ल हो, टीनेजर, स्पेशली गर्ल्स जो होती हैं, उनको ये होता है, अभी तो खैर फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे, लड़कियां भी ऐसा सोचने लगी हैं कि मेरे नहीं वेट बढ़ जाएगा, मुझे कोई मोटी ना कह दे, मुझे जीरो फिगर मेंटेन करना है या मुझे मॉडल बनना है। तो वो उस चीज को एडमायर करते हैं और वो खाना बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। अब हम बुलिमिया नर्वोसा की बात करते हैं, तो खाना तो चाहते हैं, मन तो करता है, लेकिन हम उसको इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम उसको वॉमिट आउट कर देते हैं, या ऐसे मेडिकेशन लेते हैं ताकि वो खाने के बाद हमारी बॉडी में कोई भी जो फैट्स हैं वो एब्जॉर्ब ना हो पाए। तो अगर हम कोई भी जो नेचुरल चीजें नहीं, उन्हें यूज नहीं करते, या हम इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हमारी बॉडी को किसी तरह का कोई नरिशमेंट नहीं मिलता है। और यदि लिसनर ये जानना चाहें कि ये किस तरह के गंभीर रोग हैं, तो डेफिनेटली दे शुड सी के ये एक बहुत खतरनाक और गंभीर बीमारी है, जो बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को जन्म देती है। बहुत ज्यादा माल नरिशमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। वो देखने में बिल्कुल मतलब उनकी आप इतने लीन एंड थिन होते हैं कि आप उनको, उनकी हड्डियों को देख सकते हैं बाहर से। तो ऐसी ऐसी बीमारियों में हमारे बच्चे या हमारा यूथ या हमारे फैमिली मेंबर्स ना आए इस कैटेगरी में, उसके लिए अभी से हमको प्रिपेयर होना और अभी से हमें समझना बहुत जरूरी है। ईटिंग डिसऑर्डर, डॉक्टर अदिति, सबसे ज़्यादा
किन ग्रुप को अफेक्ट करता है, यानी महिलाओं में ये ज़्यादा तेज़ी से यस, उनको अटैक यस। करता है या फिर मेंस में ज़्यादा होता है? किनको सबसे ज़्यादा सब सुरक्षित रहने की और अलर्ट रहने की ज़रूरत है इसको लेकर? जो ईटिंग डिसऑर्डर है ज़्यादातर टीनेजर गर्ल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा बॉयज़ में कम होता है बिकॉज़ वो ज़ीरो फिगर में वो अपनी मसल्स और बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा प्लान करते हैं, तो उनकी सोच थोड़ी-सी डिफरेंट होती है कि उन्हें जिम में जाना है, उनको बॉडी बनाना है। बट हाँ, ज़ीरो फिगर वाला उनके दिमाग में नहीं होता, उनका मसल स्ट्रेंथनिंग वाला होता है, जिसकी वजह से वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप बहुत तरह के फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं और खाना ठीक से नहीं खाते, आप कोई इंजेक्शन यूज़ करते हैं, आप कोई टैबलेट्स यूज़ करते हैं, जिससे आपके ऑर्गन्स पे फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर बॉयज़ में पाई जाती हैं, मेल्स में। और अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं, तो एज ग्रुप जहाँ बच्चों के बनने का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा मन में बहुत तरह के डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती है, तो ये सबसे ज़्यादा जो ग्रुप है, ये यूथ है, सॉरी टीनेजर्स हैं, और यूथ में भी ये पाया जाता है, जो ऑफिस वर्कर्स हैं या फिर टीनेजर्स से ही वो करती आ रही हैं, देन उनको ये वाला डिसऑर्डर जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इस तरह के जो डिसऑर्डर है, ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं, वो सारे सिम्टम आपको यंग एज में आने लगते हैं, लाइक पोस्ट 18। जी, डॉक्टर अदिति, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमने मान लीजिए कि ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है, उसके 1 डेढ़ घंटे बाद ही हमें कुछ और खाने का मन करता है, और जैसे कि आपने कहा कि अगर गैप्स हों 2 ढाई घंटे के बीच में तो आप कुछ हेल्दी खा लीजिए, ठीक है? लेकिन हम्म, ऐसा अक्सर होता नहीं है कि हम लोग भागते हैं हम्म, उस वक़्त जो गैप को हमें फ़िल करना है, उस गैप में हम लोग भागते हैं जंक फूड की ओर, ठीक है? तो ये जो इमोशनल ईटिंग हो रही होती है लोगों की, उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कि लोगों को पता है ये चीज़ें कि मुझे ये नहीं खाना है, तो फिर वहाँ पर मतलब कैसे अपने आप को डाइवर्ट करना चाहिए कि अच्छा, ये खाने का समय सही नहीं है, मुझे ये खा लेना चाहिए ताकि वो जो भूख है वो मिट जाए। वहाँ पर वो अनवांटेड जो एक भूख लगी है, वो मिट जाए ताकि आप अपना लंच सही ढंग से कर पाएँ। खुशबू, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये हर कोई नहीं समझ पाता है, बट मैं अपने लिसनर्स को यही एडवाइस करना चाहती हूँ कि पहली बात, हमें पता है कि ये जंक फूड है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जब हमको पता है, सो आई नॉट स्टॉप एनीवन कि वो बिल्कुल ना खाए, लेकिन ठीक है, देयर शुड बी अ रेगुलेशन कि अगर आपने प्लान किया है कि मैं आज ट्यूसडे को एक दिन मेरा चीट डे है, यू कैन डू फॉर दैट। अगर हमें पता है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ और मैं लंच बॉक्स पैक करके नहीं ले जा रही हूँ, दैट मीन्स आई वांट टू हैव समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो अगर मैं रात में ये ऑफिस नहीं लेके जा रही हूँ खाना, लंच बॉक्स नहीं लेके जा रही हूँ, तो मैं बाहर जाके खाऊंगी, और बाहर जाके जितना भी वो रैलिश फूड होता है, जितना भी वो रिच फूड होता है, वो कैलोरीज डेंस होता है, वो इतना हाइजीनिक नहीं होता। तो हम एक दो तीन प्रैक्टिसेस को हमारे लिसनर्स को अपनाना चाहिए। एक तो हमेशा प्लान करके रखें कि चलो, मैंने इस हफ्ते ट्यूसडे खाया, तो कोई बात नहीं, मैं अगले थर्सडे खा लूंगी, मतलब मुझे हफ्ते में एक बार मैं कुछ बाहर का प्लान कर सकती हूँ, तो दैट वुड बी योर चीट डे। सेकेंडली, हमेशा जैसे इफ यू आर इन ऑफिस जॉब, डेस्कटॉप जॉब, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी डेस्क पर चाहे रोस्टेड चना रखें, कोई नट्स रखें, कोई सीड्स रखें, या फिर रेडी टू ईट फ्रूट्स रखें, ताकि आपको जब कुछ खाने की इच्छा हो, तब आप इस तरह की चॉइसेस रख सकें। या फिर जब हम ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा प्रिजर्व फूड ना लें, बहुत ज़्यादा कैंड फूड ना लगे, बहुत ज़्यादा शॉपिंग ऐसी चीज़ों की ना करें, क्योंकि कई बार एक टेंडेंसी होती है कि चलो इस बार ले लेते हैं, अब थोड़ा सा बचा है, खत्म करें, थोड़ा सा बचा है, तो हम ऐसी चीज़ों को स्टॉक ही नहीं करें, जो स्टोर ही ना करें, जो कि बहुत ज्यादा कैलोरीज डेंस है, और या फिर जो कि हमारी हेल्दी की कैटेगरी में नहीं आती। तो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें लगता है इस टाइम मुझे भूख नहीं लग रही है और मैं थोड़ी देर में कुछ खा लूंगी,
लेकिन जब हम खाते हैं तो रादर देन थिंकिंग कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या ठीक है, उस टाइम पे भूख इतनी ज्यादा हावी होती है कि हम कुछ भी उठा के खा लेते हैं, बट स्टिल आई विल फील हंग्री। उसके बाद भी मुझे भूख लगेगी क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। तो हम वो एडिशनल कैलोरीज लेते जाते हैं। तो जो भी, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अगर वो अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बीच में कुछ अपने बैग्स में कुछ ऐसे ऑप्शंस रखे, अपने जहाँ ट्रैवलिंग जिससे करते हैं उसमें अगर कुछ ऐसे रेडी टू ईट ऑप्शंस रखते हैं, आई हैव सम फ्लेक्स बीट, आई हैव सम रोस्टेड मखाना, या मेरे पास कुछ ऐसा है, मेरे पास एक बनाना रखा है, मैं ये खा सकती हूँ, या मेरे पास एक ऑरेंज है तो मैं इमीडिएटली खा सकती हूँ। एंड दीज काइंड ऑफ चीज, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपको सटाइटी भी फील कराती हैं। तो ऐसी चीजों को थोड़ा सा हमें वॉच करना चाहिए और ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। एक आखिरी सवाल डॉक्टर अदिति, जो ये डिसऑर्डर है, अगर हमारे इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने के बाद तक भी ठीक नहीं होता है, तो ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास ही एक ऑप्शन बचता है जाने का, जब उनसे एक ट्रीटमेंट करवाना हो कि अब मतलब सब कुछ देख लिया करके बट ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इलाज किस किस बेसिस पर किया जाता है? ये जो प्रॉब्लम है ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है अगर हमें इसे टाइम रहते पकड़ा नहीं है तो पहले अलार्मिंग साइन जैसे भी आते हैं तो हमें इससे पहले वॉच करना है, इसे ट्रीट करने की कोशिश करना है। और एज अ डायटिशियन आई हैव ट्रीटेड मेनी ऑफ द पेशेंट जो कि इस तरह की प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे, एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स आल्सो। तो ऐसे पेशेंट्स को जब कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट का भी डील करते हैं तो उनके सामने काफी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं और वो पहले सारे इन्वेस्टिगेशन कराते कि क्या क्या डेफिशिएंसी है, पेशेंट क्यों नहीं खाता है। तो इट्स अ कंप्लीट साइकिल कि उसमें डायटिशियन का भी रोल है, साइकोलॉजिस्ट का भी रोल है, साइकियाट्रिस्ट का भी रोल है और किसी फिजिशियन का भी रोल है, ताकि उनकी जो भी डेफिशिएंसीज है उनको हम कॉम्पनसेट कर सकें, ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो कि उनको इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हेल्प मिले। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन मैं लिसनर्स को यही बोलना चाहूंगी कि अगर हमने अलार्मिंग साइंस को पकड़ लिया, भविष्य में ये प्रॉब्लम सीरियस होने से बच सकती है और सभी हेल्दी रह सकते हैं। एंड थैंक्स टू यू खुशबू, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना ज्यादा एक अच्छा टॉपिक चुना, इसके बारे में बात की, और आई होप हमारे लिसनर्स भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर आदित्य शर्मा आपका। थैंक यू सो मच खुशबू। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और Jio7 पर भी आप हेलो डॉक्टर की एपिसोड सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाए तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए इजाजत मुझे, नमस्कार। तीन ताल की टीम 99 के स्कोर पर नाबाद। शतक की उल्टी गिनती शुरू। लिसनर्स की धड़कनें तेज, कैमरे का पूरा फोकस ताऊ, बाबा और सरदार के ऊपर, और ये शतक आज तक रेडियो के लिए बेहद उत्साह और गौरवपूर्ण क्षण। आपके फेवरेट पॉडकास्ट तीन ताल का 100वां एपिसोड आ रहा है। 10 सितंबर को इसके साक्षात गवाह बने। इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स फिल्म सिटी नोएडा में आपका इंतजार रहेगा। रजिस्टर करने के लिए 9953323303 पर व्हाट्सएप करें।